गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बारे में अध्ययन करेंगे। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के मुख्य बिंदु मूल क्षेत्राधिकार, रिट अधिकारिता, अपीलीय क्षेत्राधिकार, अभिलेख न्यायालय, प्रशासन संबंधी शक्ति और न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति। सबसे पहले हम मूल क्षेत्राधिकार के बारे में देखते हैं कि मूल क्षेत्राधिकार क्या है। उच्च न्यायालय द्वारा किसी वाद की सुनवाई करना क्या कहलाता है? मूल क्षेत्राधिकार कहलाता है। उच्च न्यायालय द्वारा किसी वाद की सुनवाई करना मूल क्षेत्राधिकार कहलाता है। मूल क्षेत्राधिकार में किस तरह के वाद होते हैं? पहला, संसद व राज्य विधानमंडल के सदस्यों के निर्वाचन संबंधी विवाद। दूसरा, राजस्व के एकत्रीकरण संबंधी विवाद। तीसरा, मौलिक अधिकारों, वसीयत, विवाह विधि, विवाह विच्छेद, उत्तराधिकार आदि से संबंधित विवाद है वो मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। ये हुआ मूल क्षेत्राधिकार। मूल क्षेत्राधिकार किसे कहते हैं? उच्च न्यायालय द्वारा वादों की सुनवाई करना मूल क्षेत्राधिकार कहलाता है। मूल क्षेत्राधिकार में 3 तरह के वाद आते हैं। पहला वाद कौन सा है? पहला वाद है संसद व राज्य विधानमंडल के सदस्यों के निर्वाचन के संबंध में वाद। दूसरा वाद आता है राजस्व के एकत्रीकरण संबंधी विवाद। और तीसरा वाद आता है मौलिक अधिकारों, वसीयत, उत्तराधिकार, विवाह विच्छेद, विवाह विधि आदि संबंधी वाद है वो मूल क्षेत्राधिकार में आते हैं। अब दूसरा हम देखते हैं रिट अधिकारिता। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अनुच्छेद 226 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को रिट अधिकारिता प्रदान की गई। सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय वो आर्टिकल 32 के द्वारा और उच्च न्यायालय वो आर्टिकल 226 के द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए 5 प्रकार की रिट जारी करते हैं। अब इन दोनों की रिटों में अंतर क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 32 के अनुसार जो 5 प्रकार की रिट जारी करता है वो सिर्फ मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए ही करता है। उच्च न्यायालय आर्टिकल 226 के तहत जो 5 प्रकार की रिट जारी करता है वो मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए व अन्य मामलों या अन्य अधिकारों को लागू करने के लिए भी उच्च न्यायालय के द्वारा रिटें जारी की जाती है। तो दोनों की रिटों में अंतर क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के लिए रिट जारी करता है, उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों, अन्य अधिकारों या अन्य मामलों के लिए भी रिट जारी कर सकता है। और वो रिट कौन सी होती हैं? जो 5 प्रकार की रिट है वो पहली रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट है ये उस व्यक्ति की आज्ञा के आधार पर जारी की जाती है जिसको बंदी बनाया गया हो और वो ये मानता हो कि मुझे अवैध रूप से बंदी बनाया गया। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जिस व्यक्ति को बंदी बनाया गया है वो ये समझे कि मुझे अवैध तरीके से बंदी बनाया गया है तो उसके लिए ये रिट जारी की जाती है। तो न्यायालय बंदी बनाने वाले अधिकारी को आदेश देता है कि बंदी बनाए गए व्यक्ति को निश्चित स्थान और निश्चित समय पर उपस्थित किया जाए ताकि उसके बंदी बनाए जाने के कारणों पर विचार किया जा सके। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट है वो कब जारी की जाती है? जब व्यक्ति को ये लगे, ये समझे कि मुझे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है
तो न्यायालय बंदी बनाने वाले अधिकारी को आदेश देगा कि बंदी बनाए गए व्यक्ति को निश्चित स्थान और समय पर उपस्थित किया जाए ताकि उसकी बंदी बनाए जाने के कारणों पर विचार किया जा सके। दूसरी रिट होती है परमादेश रिट। कि परमादेश रिट कब जारी की जाती है? जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का निर्वाह नहीं कर रहा हो, तो इस आज्ञा पत्र के आधार पर उच्च न्यायालय ये रिट जारी करता है, आदेश देता है उस व्यक्ति को कि अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का निर्वाह है सही प्रकार से करे। तो ये है परमादेश रिट। परमादेश रिट कब जारी की जाती है? कि जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का निर्वाह नहीं कर रहा हो, तो इस आज्ञा पत्र के आधार पर पदाधिकारी को अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का निर्वाह करने के लिए आदेश दिया जाता है। तीसरी रिट है प्रतिषेध रिट। प्रतिषेध रिट सर्वोच्च और उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों व अर्ध न्यायिक न्यायाधिकरणों के लिए जारी की जाती है कि अपने यहाँ जो वाद चल रहा है, जो कार्य चल रहा है, उसको प्रतिषेध यानी रोकना, उसको रोक दिया जाए क्योंकि ये आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। तो प्रतिषेध रिट है वो सर्वोच्च और उच्च न्यायालय द्वारा जारी की जाती है। इनके लिए अधीनस्थ न्यायालयों और अर्ध न्यायिक न्यायाधिकरणों के लिए कि अपने यहाँ जो मामला चल रहा है उसको रोक दिया जाए क्योंकि ये मामला उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। चौथी रिट है उत्प्रेषण रिट। उत्प्रेषण रिट सर्वोच्च और उच्च न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालयों को जारी की जाती है कि अधीनस्थ न्यायालय हैं वो अपने यहाँ चल रहे वाद को वरिष्ठ न्यायालय में पेश करें। वो है उत्प्रेषण, यानी नीचे के न्यायालय से वाद है, मुकदमा है, वो ऊपरी न्यायालय में लाया जाए। और पांचवी रिट कौन सी है? अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा रिट है वो ऐसे व्यक्ति के लिए लागू की जाती है जब कोई व्यक्ति ऐसे पद पर कार्य कर रहा हो जिसके लिए वह योग्य नहीं हो। कि कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में काम कर रहा हो जिसके रूप में काम करने के लिए वह योग्य नहीं है, तो न्यायालय अधिकार परीक्षा रिट के माध्यम से उसे कारण पूछ सकता है कि आप किस आधार पर ये कार्य कर रहे हो, किसने आपको ये कार्य करने के लिए नियुक्त किया है। तो ये है 5 प्रकार की रिट। अब हम देखते हैं अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार, दूसरा है आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार और तीसरा है संवैधानिक अपीलीय क्षेत्राधिकार। तो अपीलीय क्षेत्राधिकार को 3 भागों में बांटा गया है। अपीलीय क्षेत्राधिकार का मतलब कि जिला न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध अपील उच्च न्यायालय में की जाती है। और उच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार को 3 भागों में बांटा गया है। पहला सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार। सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार में कौन से मामले आते हैं? आयकर संबंधी मामले, पेटेंट संबंधी मामले, उत्तराधिकार संबंधी मामले, विवाह विधि विवाह विच्छेद संबंधी मामले हैं, वो सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार में आते हैं। तो इन मामलों में जिला न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध अपील है वो उच्च न्यायालय में की जाती है। वो होता है सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार। सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार में क्या आता है? आयकर है, पेटेंट है, इस तरह के ये मामले आते हैं
जिला न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध इस प्रकार के मामलों के लिए अपील उच्च न्यायालय में की जाती है। दूसरा क्या आता है, आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार, कि जब किसी अधीनस्थ न्यायालय जब सेशन न्यायालय के द्वारा किसी व्यक्ति को 4 वर्ष के कारावास का दंड दे दिया गया हो या मृत्यु दंड दे दिया गया हो तो उसके विरुद्ध अपील उच्च न्यायालय में की जाती है। आपराधिक क्षेत्राधिकार में क्या आता है कि जब सेशन न्यायालय ने किसी व्यक्ति को 4 वर्ष के कारावास की सजा दी हो या मृत्यु दंड दे दिया हो तो उसके विरुद्ध अपील उच्च न्यायालय में की जाती है। तीसरा है संवैधानिक अपीलीय क्षेत्राधिकार, कि जब किसी विषय पर संविधान का प्रश्न, जब ये माना जाता हो कि इसमें किसी भी विषय में संविधान का प्रश्न निहित है तो उनकी विरुद्ध अपील है वो उच्च न्यायालय में की जा सकती है। तो संवैधानिक अपीलीय क्षेत्राधिकार में क्या होता है कि संवैधानिक अपीलीय क्षेत्राधिकार में संविधान की व्याख्या के प्रश्न को लेकर के अपील है वो उच्च न्यायालय में की जाती है। कि संविधान की व्याख्या से संबंधित प्रश्न है उसको लेकर अपील उच्च न्यायालय में की जाती है। ये हो गया अपीलीय क्षेत्राधिकार। अब देखते हैं हम अभिलेख न्यायालय। तो आर्टिकल 215 के अनुसार उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय। अभिलेख न्यायालय से तात्पर्य किसकी अवमानना हेतु इसे दंड देने की शक्ति प्राप्त है। दूसरा अभिलेख न्यायालय से तात्पर्य क्या है कि इसके निर्णय रिकॉर्ड की तरह सुरक्षित रखे जाएंगे और अधीनस्थ न्यायालयों के लिए वो कानून की तरह कार्य करें। ये हो गया अभिलेख न्यायालय। अब है प्रशासन संबंधी शक्ति। उच्च न्यायालय को प्रशासन संबंधी क्या शक्ति दी गई है कि उच्च न्यायालय वो अपने अधीनस्थ न्यायालयों के पत्रों और वादों को अपने पास मंगवा करके उनकी जांच पड़ताल कर सकता है। ये उनका पहला प्रशासनिक कार्य है कि उच्च न्यायालय है वो अपने अधीनस्थ न्यायालयों के पत्रों व वादों को अपने पास मंगवा करके उसकी जांच पड़ताल कर सकता है। दूसरा उसका प्रशासन संबंधी कार्य उच्च न्यायालय का क्या है कि उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय हैं वो अपने शक्ति सीमा के अंतर्गत ही काम कर रहे हैं या नहीं, उनको उनकी शक्ति सीमा के अंतर्गत काम करवाने का अधिकार भी उच्च न्यायालय को है। तीसरा, उच्च न्यायालय को प्रशासन संबंधी क्या शक्ति दी गई है कि वह किसी भी वाद को निर्णय हेतु एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में स्थानांतरित भी कर सकता है। ये हो गई प्रशासन संबंधी शक्ति। अब न्यायिक पुनरावलोकन। उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति दी गई है। उच्च न्यायालय केंद्र, राज्य विधायिका व कार्यपालिका के कार्यों को वैध व अवैध घोषित कर सकता है, जिसे न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति कहते हैं। ये हो गई उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार, जिसके 6 मुख्य बिंदु का हमने अध्ययन किया है। धन्यवाद।